तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आज हम हल करेंगे, जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैट्रिक एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप लोग तैयारी काफ़ी मजबूत कर चुके होंगे, तो इस वीडियो को देखकर आप अपना मार्क्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि मैट्रिक के एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप लोग अपना तैयारी को बहुत फास्ट कीजिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास। कभी भी आपको तैयारी में कभी भी फास्ट करना होगा, अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूत करना होगा। तो आज जो हम हिंदी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, यदि आप इस वीडियो को पूरा बढ़िया से वॉच कर लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर आपको कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये समझिए, ये पूरा आपका एनसीईआरटी का निचोड़ है। प्रीवियस वीडियो का पूरा वीडियो का निचोड़ हम क्वेश्चन को लेके आए हैं। जितने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी, मॉडल पेपर सब आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। यकीन मानिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, यदि आप पूरा सिर्फ वॉच कर लेते हैं, आप सिर्फ देखकर आप कम से कम आप देखकर आप एग्जाम में चल जाएंगे, तो यकीन मानिए आपका 40 प्लस आपको इसी चैप्टर से, इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। एक तरह का ये महारथन सीरीज आपका होने वाला है। महारथन सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने मैट्रिक के एग्जाम में अच्छा सा नंबर लेके आइए। 40 प्लस आ जाएगा। यदि आप सिर्फ एक बार एग्जाम में जाने से पहले, आप एग्जाम के सेंटर से एक दिन पहले भी आप सिर्फ इसको देख लेते हैं ना, तो यकीन मानिए इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, हम चलिए हम उस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बहुत दिन से इस सीरीज का हम वेट कर रहे थे, कब हम इस सीरीज को लेके आएंगे। तो वो दिन आ चुका है आपके एग्जाम में के लिए। ये सीरीज जो है आपके लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो से आपसे मैं यही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे जीवन में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ हम इस सारे क्वेश्चन को हम सर्किल मार्क कर दिए। ठीक है, अब देखिए हमें बताना है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अब देखिए, हिंदी में बहुत अच्छा जो अज्ञेय नाम का एक किरदार रहता है, उनका हमें जन्म बताना है, उनका जन्म कब हुआ था। देखिए, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय है नहीं कि जो हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम थ्योरी भी कंप्लीट करते चले। हम आपके साथ क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को डील करेंगे, और हमें जहाँ लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमको बताना उचित होगा तो हम वहाँ पर आपको बता देंगे, ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। यानी कि दिनकर, रामधारी दिनकर सिंह जो थे ना, उनको किस ज्ञानपीठ के लिए पुरस्कार मिला गया था। तो ध्यान रखिएगा, उन्हें जो है उर्वशी नामक संस्कृत कथाएं के लिए उनको क्या मिला गया था दोस्तों? तो पुरस्कार मिला गया था। अब देखिए, नौबत खाने में इबादत जो है वो साहित्य की कौन सी विद्या है। यानी कि नौबत खाने में जो इबादत है वो साहित्य की कौन सी विद्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, नौबत खाने में जो इबादत है वो व्यक्तिगत चित्र है। यानी कि इस चैप्टर में वो सिर्फ व्यक्तिगत चित्र के बारे में ही बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत चित्र के बारे में क्या बताया जाता है दोस्तों? नौबत खाने में इबादत। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं। अब हमको बताना है कि प्रेम घन जो है वो अपना आदर्श जो है वो किसे मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेम घन जो है ना अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत माँ जो है वो श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। यानी कि भारत माँ का जो कहानी का जो किरदार है वो श्रेष्ठ मुख की जो तुलना बताएं कवि किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो छाया युक्त चंद्र के द्वारा किया जाता है। देखिए, ये महारथन सीरीज आपके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में ये सीरीज से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना है, और उसके साथ आंसर को भी क्या कीजिएगा, आप रिपीट करते चलिएगा। आप वीडियो को 2-3 बार देखते चलिएगा ना, आपको सिर्फ बोल बोल के आपको याद करना है। अब क्योंकि हमारे साइकोलॉजी फैक्ट है कि आप एक ही चीज़ को यदि आप 3 से 4 बार रिपीट करते हैं तो वो आपको एग्जाम हॉल में उससे रिलेटेड यदि आपको वर्ड मिल जाएगा तो उसका आपको आंसर बहुत ईजी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है? तो छाया युक्त चंद्र से किया है। इसी तरह आपको दोबारा पढ़ना है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है? तो छाया युक्त चंद्र से किया है। इसी क्वेश्चन को यदि आप 3-4 बार पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपको सब क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको इसी तरह सब क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक क्या होगा दोस्तों? याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिट्टी की अवोध मूर्ति कौन है? तो जनता है। ठीक है, अब देखिए हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करता है? हिरोशिमा जो है वो कविता जो है वो किसका चित्रण करता है, हमको बताना है हिरोशिमा के द्वारा। तो याद रखिएगा हिरोशिमा जो है वो आधुनिक सभ्यता की दृढ़ता, मानवीय विभीषिका का क्या करता है? वो चित्रण करता है। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां के द्वारा आ गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो अभी बुक से हैं, अभी नीचे और जो क्वेश्चन है वो व्याकरण से भी है और किताब से भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जो है वो जुड़ा हुआ था? यानी कि बिस्मिल्लाह खां जो थे ना वो किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था? ध्यान रखिएगा बिस्मिल्लाह खां जो है ना वो मुहर्रम नाम से जुड़ा हुआ था। किस मुस्लिम पर्व के नाम से जुड़ा हुआ था? तो मुहर्रम नाम से जुड़ा हुआ था। अब देखिए महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षक क्या होता है? अब हमको महात्मा गांधी के अनुसार बताना है कि जो उदात्त और बढ़िया शिक्षक है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो थे ना वो अहिंसक प्रतिरोधक को सबसे बढ़िया शिक्षक मानते थे। कौन? महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसक प्रतिरोधक को सबसे अच्छा शिक्षा मानते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो हम सभी को पता है वाणी जो है वो राम नाम के बिना जो क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। अब देखिए रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल जो था वो सबसे राजकाल हमें बताना है कि रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रस खान के समय यदि जब भी आपका राजकाल पूछे तो उसका जो होगा वो जहांगीर होगा। कौन होगा दोस्तों? जहांगीर होगा। अब देखिए कवि ने परिजन किसे कहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कवि ने बादल को परिजन कहा है। अब देखिए साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? यानी कि साहित्य की जो परंपरा का जो मूल ज्ञान है वो किस व्यवस्था में संभव है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा वो समाजवादी में व्यवस्था में क्या है? वो संभव है। अब देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? ध्यान रखिएगा पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अब देखिए ला मादा मोजले द आवेन्यू किसकी कृति है? तो ध्यान रखिए दोस्तों द ला मादा मोजेल जो आवेन्यू है वो किसकी कृति है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो पिकासो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पिकासो हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह ल से आ गया है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? तो ला शत्रु धार्मिक उपयोग का जो कब से कब होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा वो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता है। वो कहाँ से होता है? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता है। अब देखिए मछली से आ गया क्वेश्चन कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों मछली कहानी में जो है ना वो निम्न मध्य वर्गीय परिवार में आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बहादुर लेखक के घर में अचानक क्यों चला गया था? अब बहादुर का किरदार है वो बहुत अच्छा किरदार है दोस्तों। आप चैप्टर पढ़िएगा, एग्जाम देके आइएगा तो बहादुर का जरूर चैप्टर पढ़िएगा। आई होप कि आप लोग इस चैप्टर को आप बहुत दिल से पढ़े होंगे। तो ध्यान रखिएगा बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो उसका जो आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी बन जाएगा, क्योंकि स्वयं के प्रत्येक लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। यानी कि बहादुर को स्वयं के प्रति और उसके घर वाले में व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ गया था, इसलिए वो घर में अचानक से वो चला गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सहजात वर्तियाँ किसे कहते हैं? तो ध्यान देखिएगा दोस्तों सहजात वर्तियाँ जो है वो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नागरी लिपि के आरंपरिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? यानी कि नागरी लिपि के आरंपरिक लेख हमें कहाँ से कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो वो ध्यान रखिएगा वो दक्षिणी भारत से वो मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वेतमा दान पात्र किस समय का है? यानी कि वेतमा जो दान पात्र है वो किस समय का है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा वो वेतमा दान पात्र है वो 1020 ईस्वी का है। ठीक है, अब देखिए पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? देखिए पंडित बिरजू महाराज से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, वो लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार आते हैं? तो ध्यान रखिएगा वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार आते हैं। अब देखिए सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय किया था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वो 50 रुपए के लिए सीता के बेटों ने उसको महामारी खर्चा करने का निर्णय दिया था। अब देखिए उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते थे? तो ध्यान देखिए दोस्तों उत्तर भारत में जो नागरी लिपि के जो लेख जो मिलने लगे थे वो 8वीं सदी से मिलने लगे थे। अब देखिए बहादुर को कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों बहादुर को है ना वो 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था। अब देखिए बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है? देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से आ गया है। देखिए आप एक बार हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं, मेरा कोई भी वीडियो देखिएगा हिंदी का हो उसमें हम आपको हर बार बोलते हैं आप प्रत्यय उपसर्ग और उच्चारण स्थान आप जरूर पढ़ के जाइए। इससे आपको कन्फर्म है दोस्तों 7 क्वेश्चन इसी से आपको लड़ जाते हैं। ठीक है, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया और उच्चारण स्थान हो गया। कभी कभी आपको संधि
संधि विच्छेद पूछ देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें बताना है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होता है। तो ध्यान रखिएगा, बुढ़ापा में पा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है दोस्तों? तो पा प्रत्यय होता है। अब देखिए निम्नलिखित में हमको शुद्ध शब्द को पहचाना है कि कौन सा जो शब्द है वो हमारा बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, उच्छ्वास जो है वो बिल्कुल हमारा क्या दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन भी है वो शुद्ध शब्द से है कि हमको पहचानना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो शुद्ध शब्द है वो चरमो उत्सव है। कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? तो चरमो उत्सव है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे ओ की मात्रा नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, अगला क्वेश्चन भी जो वाक्य हमारा वो शुद्ध वाक्य हमको पहचाना है कि इसमें जो शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमको शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए आए तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हमको पहचानने के लिए आप वो क्या कीजिएगा, ऑप्शन को है ना एक बार आप पढ़ के देखिएगा। यदि आप पढ़ के देखिएगा ना और जिसका उच्चारण यदि आपको सही लगेगा वही हमारा क्या होगा, उसका आंसर दोस्तों शुद्ध वाक्य होगा। यदि आप ऑप्शन ए को पढ़ेंगे तो यह बालक कहाँ जा रहे हैं, देखिए कुछ गलत अजीब टाइप का लग रहा है कि यह बालक जो है वो कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ सेंटेंस बनता नहीं है। ऑप्शन बी देखिएगा तो बच्चा का क्या समाचार है, कुछ अजब टाइप का नहीं लग रहा है कि बच्चा का क्या समाचार है। लेकिन और ऑप्शन सी देखिएगा कि फूलों की एक माला ला दीजिए, फूलों की एक माला क्या कीजिए, ला दीजिए। ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट बन गया, ये वाक्य में क्या बन रहा है, ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट बन रहा है। लेकिन ऑप्शन डी को देखेंगे कि लता तो चिट्ठी लिखी, लता दो चिट्ठी लिखी, देखिए तो कुछ साफ ही इसका अर्थ नहीं बन रहा है। लेकिन ऑप्शन सी हमारा क्या एक तरह का उच्चारण का स्थान क्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही नहीं कर रहा है कि फूलों की एक माला ला दीजिए। ठीक है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको इसका मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ पड़ेगा बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या बनेगा दोस्तों? बुद्धि भ्रष्ट होना। अब देखिए वन के कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा हिंदी में जो वन होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वर वन की संख्या कितनी है। अब हमको स्वर वन की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्वर वन की संख्या हमेशा 10 होती है। अब व्यंजन वन कितने होते हैं, तो व्यंजन वन जो है दोस्तों वो हमेशा 33 होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान, अभी हम तुरंत बोले थे कि प्रत्यय हो गया है, उपसर्ग हो गया, उच्चारण स्थान और संधि विच्छेद। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड वालों के लिए, इसलिए आप लोग उच्चारण स्थान बिल्कुल पढ़ के जाइएगा कि क वन का उच्चारण स्थान क्या है। यानी कि उच्चारण स्थान जब भी क्वेश्चन आ जाए और किसी शब्द के बारे में पूछे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें क शब्द के बारे में पूछा गया है। तो उच्चारण स्थान किसी भी शब्द के बारे में पूछेगा तो आप कोशिश कीजिएगा उस शब्द का आप बोल कर देखिएगा। यदि आप क को बोलेंगे तो क जो है वो कंठ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा दोस्तों? वो कंठ से निकलेगा। लेकिन स का हम यदि उच्चारण स्थान निकालेंगे, जो स है वो मेरा तालु से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, और एक और मेरा दो शब्द आज मेरा दिया हुआ है म और स। म और स का उच्चारण स्थान यदि दोनों साथ में निकालिएगा, म और छ दोनों साथ में निकालेंगे वो भी क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स जो है वो भी तालु, तो स के साथ जो भी कोई अक्षर आएगा वो भी हमारा क्या होगा दोस्त? वो तालु होगा। ठीक है, लेकिन म का उच्चारण स्थान निकाले कि म का उच्चारण स्थान कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा यदि आप म को बोलिएगा ना तो वो नासिका बनेगा। वो कैसा बनेगा दोस्तों? वो नासिका शब्द हमारा बनेगा। ठीक है, देखिए यदि नासिका यदि ऑप्शन में नहीं रहता, ओठ रहता तो हम यहाँ पे ओठ मार के मारते, क्योंकि म जो है वो मेरा ओठ से बना है, क्योंकि ओठ में हमारा म सटता है। ठीक है, म हो गया या फ हो गया या फ हो गया। ठीक है, प फ व म ये हमारा ओठ से निकलता है, लेकिन ओठ नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम नासिका मार के आएंगे। अब देखिए न का उच्चारण स्थान बताना। देखिए न का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, न का जो उच्चारण स्थान होगा वो हमारा नासिका होगा। कैसा बनेगा दोस्तों? वो नासिका बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऊ का उच्चारण स्थान बताना। देखिए उच्चारण स्थान से देखिए 3-4 क्वेश्चन आपको हम लेके आए हैं कि ऊ का उच्चारण स्थान कैसा होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ऊ का जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ बनेगा। वो क्या बनेगा दोस्तों? वो ओष्ठ बनेगा। तो उच्चारण स्थान से जितना भी क्वेश्चन होते हैं ना वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक स हो गया, एक क हो गया, एक छ हो गया, एक म हो गया, एक न हो गया, एक ऊ हो गया। ठीक है, इसी तरह के आपको उच्चारण स्थान देखने को बिहार बोर्ड में आपको मैट्रिक एग्जाम में मिलेगा। अब देखिए हिंदी में वन की कुल संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी में कुल वन की संख्या वो 44 होती है। वो कितनी होती है दोस्तों? वो 44 होती है। देखिए एक उच्चारण स्थान और आ गया, अ आ गया, ल आ गया और ए आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अ का उच्चारण स्थान वो हमारा कंठ हो जाएगा और ल का उच्चारण स्थान हमारा दांत हो जाएगा। दंत जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों
ठीक है। और ए की उच्चारण स्थान की हम लोग बात करें तो ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अंगा का यदि उच्चारण स्थान निकाले, देखिए उच्चारण स्थान तो क्वेश्चन भरा हुआ है और यकीन मानिए यदि आप इतने खाली इसी को आप उच्चारण स्थान देख लेंगे इतने सारे शब्द को, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपको उच्चारण स्थान देखने को मिलेगा। तो अंगा का उच्चारण स्थान हमारा नासिका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह यदि हम र का उच्चारण स्थान निकाले तो र का उच्चारण हमारा मुद्रा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अब देखिए श का उच्चारण स्थान, देखिए उच्चारण स्थान तो क्वेश्चन तो घिना दिए दोस्तों हम ला के, क्योंकि ये उच्चारण स्थान से कंफर्म है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और किस शब्द का मिलेगा दोस्तों, तो यही शब्द का आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग एक बार इसको देख कर जरूर जाइएगा। अब देखिए स का उच्चारण स्थान हमारा मुद्रा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ई का यदि उच्चारण स्थान निकाले तो ये हमारा तालु हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्योंकि अब तक जितने मॉडल क्वेश्चन बैंक से जितने सारा उच्चारण स्थान किसी भी शब्द का पूछा गया हम सारा आपको इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब प और व का यदि हमको उच्चारण स्थान निकालना है कि प और व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वो दांत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर प और व का निर्माण करते हैं। अब चलिए अब व्याकरण खत्म हो गया, अब थोड़ा सा यहाँ पे सूरदास में हमको बताना है हिंदी में, ये माफ कीजिएगा दोस्तों ये भी व्याकरण का ही है कि सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। अब देखिए संज्ञा हमको पहचाना गया है, देखिए सूरदात एक तरह का ये नाम है, नाम किसका, किसी व्यक्ति का, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्थिर में कौन सी संज्ञा होगी, स्थिर में कौन सी संज्ञा होगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्थिर है ना, स्थिर में एक तरह का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए ये हमारा ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए निराला की साहित्य साधना में रचनाकार कौन है, यहाँ से देखिए ये थोड़ा ये किताब का भाषा है, ठीक है, ये किताब का क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा ये रामविलास शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए रामायण की रचना किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि रामायण जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अमरकांत की लिखित कहानी का नाम क्या है, यानी कि अमरकांत जो लिखा गया जो कहानी है हमें उसका नाम बताना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा अमरकांत में ना बहादुर का वो किरदार को दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए बहादुर का जो बाप था वो कहाँ मारा गया था, तो ध्यान रखिए दोस्तों बहादुर का जो बाप था ना वो युद्ध में मारा गया था, ठीक है। अब देखिए द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, द्विवेदी से कोई व्यक्ति होगा वो पूछा गया था कि ऐसा कौन व्यक्ति जो द्विवेदी से पूछा गया था कि नाखून क्यों पड़ते हैं, तो याद रखिएगा वो लड़की थी, कौन थी दोस्तों, वो लड़की थी जो द्विवेदी जी से पूछी थी कि हमारे नाखून जो है हम सबके नाखून जो है वो क्यों बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वो साहित्य की कौन सी विद्या है, यानी कि नागरी लिपि जो है वो साहित्य पाठ की कौन सी विद्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा नागरी लिपि एक तरह का निबंध है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि स्वदेशी जो है वो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्रेमघन जो है वो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। अब देखिए रेनर मारिया रिस्के किस भाषा के कवि हैं, रेनर मारिया रिस्के जो है वो जर्मन भाषा के क्या है वो दोस्तों वो कवि हैं। अब देखिए जित जित में निरखत हूँ पाठ की साहित्य की कौन सी विद्या है, याद देखिएगा जित जित में निरखत हूँ साहित्य पाठ की वो साक्षात्कार है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, साक्षात्कार हो जाएगा। अब देखिए शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा शंभू महाराज बिरजू महाराज के वो चाचा लगते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कौन सा विद्या का यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वो कविता है, लौट कर आऊँगा फिर एक तरह का कविता है, वो कहानी नहीं है दोस्तों ना वो निबंध है, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर एक तरह का वो कविता है, ठीक है। अब देखिए विशेषण के कितने वेद होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो विशेषण के देखिएगा वो 4 वेद होते हैं, कितने वेद होते हैं दोस्तों, वो 4 वेद होते हैं। अब देखिए कुंवर नारायण जो है वो रचित पाठ कैसा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वो जो कुंवर नारायण है वो एक वृक्ष की हत्या है, ठीक है। एक तरह का रचित पाठ का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। रचित पाठ का मतलब है कि कुंवर नारायण जो है वो कौन सा पाठ को लिखे हैं, तो ध्यान रखिए वो एक वृक्ष की हत्या को वो रचना किए हैं, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरु की ताजी दौड़े, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ से लेकर जो दारों तक जो लाइन है इस लाइन कोई कविता का लाइन को उठा के लिख दिया गया है, लिख कर। और क्या कभी कभी आपका बिहार बोर्ड भी ऐसा थोड़ा सा छेड़छाड़ी करता है कि कोई किसी भी कविता का क्या करेगा कहीं से बीच का लाइन उठा के आपको पैराग्राफ में पूछ देगा ये जो लाइन लिखा हुआ वो किस कवि का है, हमें कवि का नाम बताना है, ठीक है। वो किस चैप्टर का है वो नाम कभी नहीं आपसे पूछेगा, वो हमेशा आपसे कवि का नाम पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा इस लाइन का जो कवि है वो रसखान का है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, याद रखिएगा बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका जो लेखक है वो
वो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब थे। कौन है? बुद्धि और कम्युनिज्म के लेखक कौन है दोस्तों? वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, अब देखिए संख्यावाचक विशेषण हमको बताना है कि वो कौन, इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो संख्यावाचक विशेषण का मतलब जिसमें संख्या का बोध होता है। तो इसमें देखिए काला में संख्या का बोध नहीं हो रहा है, थोड़ा में बोध नहीं हो रहा है, अधिक में नहीं बोध हो रहा है, लेकिन 4 जो है एक तरह का संख्या है। 4 एक तरह का क्या है दोस्तों? 4 को मैथमेटिक्स में इस तरह लिखते हैं और ये क्या तरह का संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए नान काना साहेब का संबंध किससे है? देखिए नान काना साहेब का जो संबंध है दोस्तों हमको बताना है वो किस किरदार से? वो गुरु नानक से है। कैसा दोस्तों? वो गुरु नानक से है। अब देखिए नाखून हमारी डैश के अवशेष है। अब हमको बताना है कि जो नाखून है वो हमारे डैश के वो क्या है? अवशेष है। ध्यान रखिएगा वो पशुता हमारे के क्या है? पशुता के वो अवशेष हैं। अब देखिए आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का जो साहित्य वो मिलने लग जाता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 8वीं 9वीं से सदी से। कौन हो जाएगा दोस्तों? 8वीं 9वीं सदी से। ठीक है, अब देखिए अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अब हमको बताना है कि अमरकांत का वो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1925 में अमरकांत का क्या हुआ था दोस्तों? तो जन्म हुआ था। अब देखिए अब हमको भाववाचक संख्या बताना है कि भाववाचक संख्या का इसमें से उदाहरण कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा भाववाचक संख्या को उसमें कहेंगे जिसमें भाव प्रकट हो। देखिए बचपन में एक तरह का हमारा क्या होता है? उसमें भाव प्रकट होता है। बस से बचपन बचपन नटखट में इसमें क्या होता है दोस्तों? वो भाववाचक का संख्या का हमारा क्या होता है? बोध होता है। अब देखिए किशोर से मार खाने के बाद बहादुर का क्या हो जाता है? प्रतिरोध करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, या फिर हंगामा खड़ा कर देता है, या रोने लगता है। तो ध्यान रखिएगा किशोर से मार खाने के बाद जो बहादुर था ना वो चुपचाप कोने में चला जाता है। ठीक है, चुपचाप वो कोने में चला जाता है, वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये कहानी का किरदार है। आप बहादुर के बारे में पढ़िएगा, बहुत मजेदार कहानी है दोस्तों। आप लोग आई होप कि आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रूसी जाति की अहिंसा को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा वो लियो टॉल्स्टॉय हैं। कौन है दोस्तों? लियो टॉल्स्टॉय हैं। ठीक है, अब देखिए कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। अब कथक के कौन ऐसे लेखक है जो नृत्य के जो अपने जमाने में बहुत फेमस होते हैं? वो ध्यान रखिएगा पंडित बिरजू महाराज होते हैं। कथक के नृत्य में सबसे पर्याप्त माने जाते थे। अब देखिए अगला फिर से भाववाचक संख्या के पूछा गया, इनमें से कौन भाववाचक संख्या का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हमको आंसर निकालना है दोस्तों। देखिए जिसमें भाव प्रकट नहीं होता है। देखिए भलाई में हमेशा किसी का भलाई में उसका भाव दिखता है, लेकिन दूध में क्या होता है दोस्तों? इसका भाववाचक संख्या का उदाहरण नहीं दिखता है। ठीक है, अब देखिए जित में निरखट हूँ पाठ के केंद्र में डैश होगा, यानी कि जित में निरखट हूँ। इसमें कौन ऐसा लेखक है जो जित में निरखट के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बिरजू महाराज जो है वो जित निरखट के पाठ के केंद्र में आते हैं। ठीक है, अब देखिए अज्ञे ने सूत्रपात किया था। अज्ञे ने कौन सा पत्रकात किया था? छायावाद किया था, प्रयोगवाद किया था, या प्रगतिवाद, या इसमें से प्रगवाद का किया था? ध्यान रखिए दोस्तों अज्ञे जो था ना वो प्रयोगवाद था। कैसा दोस्त था वो? प्रयोगवाद था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वर संधि का इसमें हमको उदाहरण बताने कि स्वर संधि का इसमें उदाहरण कौन हो जाएगा? ध्यान रखिएगा स्वर संधि जो होता है वो राम अवतार भी हो जाएगा, कविंद्र भी हो जाएगा, परमानंद भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी मेरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मदन जो है वो किसका बेटा था? हमको बताना है कि मदन जो है वो किसका बेटा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों मदन जो है वो सोफर का बेटा है, किरानी का बेटा है, या सेन साहब का बेटा है, या फिर सेन साहब के मित्र का बेटा है। तो ध्यान रखिएगा जो मदन था वो किरानी का बेटा था। वो किसका बेटा था दोस्तों? वो किरानी का बेटा था। अब देखिए अन्य पुरुष डैश के भेद है। अब हमको बताना है कि अन्य जो पुरुष है वो डैश के भेद है। ध्यान रखिएगा अन्य पुरुष का मतलब होता है पुरुषवाचक संज्ञा का सर्वनाम का वो भेद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पंडित बिरजू महाराज जो थे वो गंधा बांधा कहाँ करते थे? पिता ने, भाई ने, या माँ ने, या बहन ने? तो ध्यान रखिए दोस्तों पंडित बिरजू महाराज को जो गंधा बांधा था वो कौन बांधा था? पिता बांधा था? नहीं। भाई बांधा था? बिल्कुल नहीं। माँ बांधा था? बिल्कुल नहीं। बहन बांधा था? बिल्कुल नहीं। मजाक कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा पंडित बिरजू महाराज को जो गांधा जो बांधा था ना वो पिता बांधा था। कौन बांधा था दोस्तों? वो पिता बांधा था। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे। अब देखिए अब लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? अब हमको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा वो जीवनदास दास है। ठीक है दोस्तों, एक बात हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो ग्रामर से हम आपको बताए दिए कि इन चैप्टर से आपका ग्रामर आता है, लेकिन दोस्तों आप लोग लेखक का नाम भी आप बिल्कुल याद करके जाइएगा, क्योंकि लेखक का नाम आपका कन्फर्म है कि दोस्तों 7 नंबर आपको लेखक के नाम से आपको देखने को मिलेगा। 7 नंबर आपको लेखक का नाम से मिल जाएगा। 7 नंबर आपको उच्चारण स्थान मिल गया, प्रत्यय मिल गया, उपसर्ग मिल गया, संधि विच्छेद मिल गया, शुद्ध वाक्य मिल गया। 14 नंबर तो दोस्तों आप लोग यहीं से आपको प्राप्त हो गया।
आपको चिंता है ही नहीं। 14 नंबर आपको यहीं से मिल गया। बाकी की आपको जो बच्चा वो 30 नंबर आपको हम यूं कैसे आपको दिखाएंगे, इसी आपको वीडियो से आपको 30 नंबर मिलेगा। बस आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप सिर्फ देख कर आपको जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा सेशन आपका हिंदी का बहुत अच्छा लगा है, आप यूं मार के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला फिर क्वेश्चन आपको हम ट्राई करते हैं कि जापान पर जो परमाणु बम था वो कौन से देश पे किसने गिराया था। ध्यान रखिएगा वो अमेरिका था। कौन था दोस्तों, वो अमेरिका था। ठीक है, अब देखिए रोन नदी है वो कहाँ है, भारत में है, अमेरिका में है या फ्रांस में है या फिर रूस में है, तो ध्यान रखिएगा वो फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए द्विगु समास नहीं है। अब देखिए द्विगु समास उस समास को बोलते हैं जिसमें संख्या का बोध होता है। द्विगु समास उस समास को बोलते हैं जिसमें संख्या का बोध होता है। यदि ऑप्शन ए आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में त्रिलोक है, और त्रिलोक में त्रि का मतलब होता है 3, इसमें तो संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि ये तो हमारा द्विगु समास हो गया। और भाई बहन में देखेंगे तो भाई बहन में देखिए तो इसमें कोई संख्या हमको दिख ही नहीं रहा है, भाई बहन, ये तो मेरा द्वंद्व समास हो गया। देखिए भाई बहन हो गया, राजा रानी हो गया, या फिर गरीब अमीर गरीब हो गया। एक तरह का जो सेंटेंस मिलता है ना मिला जुला हुआ, एक तरह का वो कैसा बनता है, वो द्विगु समास नहीं बनता है, वो द्वंद्व समास बनता है। ठीक है, यानी कि हमारा यही ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, यानी कि लेखक जो थे वो अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। ध्यान रखिएगा वो कुएं में पालने के लिए वो क्या करते थे, वो लेखक अपने पिता से क्या करते थे, वो मछली मांगते थे। अब देखिए कविता नहीं है, अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कविता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्षर ज्ञान एक तरह का वो कविता है, हमारी नींद एक तरह का कविता है, स्वदेशी कविता है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति एक तरह का वो कविता नहीं है, एक तरह का वो निबंध है। ठीक है, वो कविता बिल्कुल नहीं है, वो एक तरह का वो आपको कहानी है शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, आप पढ़िएगा तो बहुत वो मजेदार कहानी है। अब देखिए मोहारा नदी जो है वो शहर से दूर थी। वो कितने दूर थी, 1 मील थी, 3 मील थी, 2 मील थी या 4 मील थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों जो मोहारा नदी थी ना वो जो शहर से वो 3 मील दूर थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजदूत में कौन सा समास है। अब हमको बताना है कि राजदूत में कौन सा समास है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा राजदूत में वो हमेशा तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आविन्यो नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी है जो आविन्यो जो है उस नदी के किनारे अवस्थित है। ध्यान रखिएगा वो रोन नदी के किनारे आविन्यो क्या थी, वो अवस्थित थी। अब देखिए गिरधर लाल कौन है, हमको बताना है कि गिरधर लाल कौन है। वो सेन साहब का मित्र है, सेन साहब का भाई है, या सेन साहब का पड़ोसी है, या मदन का पिता है। तो ध्यान रखिएगा गिरधर लाल जो है ना वो मदन का पिता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संतु डैश के मारे काँप रहा था। अब जो संतु था वो डैश के मारे काँप रहा था, यानी कि इससे काँप रहा था, वो ठंड के मारे वो क्या कर रहा था, संतु वो काँप रहा था। अब देखिए बहुब्रीहि समास हमको बताना है कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका कोई भी पद क्या हो, वो प्रधान नहीं हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें पूछा गया है वो पहला पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, या दोनों पद प्रधान होगा, या इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होगा। यानी कि बहुब्रीहि हम उस समास को कहेंगे जिसका कोई भी पद क्या हो, प्रधान नहीं हो। अब देखिए अब मैक्स मूलर के अनुसार हमको बताना है सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश होता है। यानी कि मैक्स मूलर जो बोलते हैं वो सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से हमारा जो देश होगा वो परिपूर्ण होगा। वो मैक्स मूलर के अनुसार बताना है। तो ध्यान रखिएगा वो मैक्स मूलर जो है वो हमेशा भारत के बारे में बोलते थे। यदि सर्वाधिक संपदा होगा, प्राकृतिक से पूरा घेरा हो रहेगा, तो हमारा देश क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कमरुद्दीन का जन्म कब हुआ था। हमको बताना है कि कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। ध्यान रखिएगा वो माफ कीजिएगा वो कहाँ हुआ था दोस्तों, माफ कीजिएगा वो कहाँ हुआ था। ध्यान रखिएगा वो बिहार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से हमें नहीं बताना है कि कौन सा शब्द होगा जिनमें व्यंजन संधि का उपयोग जो बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा पूर्ण जन्म में व्यंजन संधि का उपयोग नहीं होता है। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवास कहाँ के निवासी थे। डुमराव के थे, सीतामढ़ी के थे, या दरभंगा के थे, या पटना के थे। तो ध्यान रखिएगा बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे जिनका नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां, वो जो निवासी थे ना वो डुमराव के थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों, वो डुमराव के थे। अब देखिए मछली कहानी के लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, मछली कहानी के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जो कि मछली कहानी के वो क्या है दोस्तों, वो लेखक है। ठीक है, अब देखिए धर्मात्मा का हमें संधि विच्छेद करना है कि धर्मात्मा का हमें संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो ध प्लस आत्मा या धर्मा प्लस आत्मा, हमें इसमें संधि विच्छेद हमको पहचानना है। तो ध्यान रखिएगा यदि आप धर्म प्लस आत्मा दोनों को जोड़ देंगे, धर्म प्लस आत्मा दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, वो धर्मा आत्मा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि जन्म से पागल कौन था।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अच्छा तो एक तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जन्म से पागल कौन था। ध्यान रखिएगा, जन्म से जो पागल था वो मंगू था। ठीक है दोस्तों, जन्म से पागल कौन था? तो मंगू था। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र है वो प्रस्तुत किया गया है। यानी कि भारत माता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में हमेशा यथा तत्व चित्र को क्या किया गया है, वो प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब देखिए, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा हुआ है। यानी कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से हम इतिहास का जो प्रभाव हुआ है वो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों प्रकार से हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आधुनिक सभ्य साम्राज्य श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है। यानी कि आधुनिक सभ्य साम्राज्य जो है, हमारे समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए नहीं मानता है क्योंकि यहाँ पे कार्य कुशलता के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित का एक अंश है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा इसका एक अंश का टुकड़ा माना गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनता है। ये जो लाइन जो है वो किस कहानी का पात्र से कहा गया है। सेन साहब का धर्मपत्नी कहा गया है, गिरधर, सोफर या सेन साहब। तो ध्यान रखिएगा, वो सेन साहब की जो धर्मपत्नी थी ना, क्योंकि पत्नी ही है जो ऐसे ऐसे शब्द को बोलेगी, अपने बेटे को बोलेगी तुम आगे चलकर कोई काम नहीं करते हो तो नहीं बोलता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो गुंडा बनोगे, चोर बनोगे, डाकू बनोगे। वो सेन साहब की वो धर्म पत्नी ही थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का जो कारण था वो नवजीवन का संचार हो चुका था। तो ध्यान रखिएगा, वो नीति शिक्षा था। वो किसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो नीति शिक्षा हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसको हम यहाँ पे सर्किल कर दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए, मगम्मा का बहू का क्या नाम था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मगम्मा का बहू का क्या नाम था। ध्यान रखिएगा, मगम्मा का बहू का नाम था नजम्मा। क्या था दोस्तों, वो नजम्मा। अब देखिए, रहते विश्वास कहानी जो है वो किस लेखक द्वारा वो अनुदित है। अनुदित का मतलब वो प्रचलित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वो राजेश प्रसाद मिश्र के द्वारा रहते विश्वास का वो अनुवाद है, वो प्रचलित है, अनुदित है। ठीक है, माफ कीजिएगा, अनुदित है। अब देखिए, महाकहानी जो है वो किस लेखक द्वारा रचित है। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि महाकहानी जो है वो किस लेखक द्वारा वो क्या है दोस्तों, वो रचित है। वो ध्यान रखिएगा, वो ईश्वर पटेलीकर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। अब हमें बताना है कि मंगू की माँ की जो है वो कितनी संतानें थी। तो ध्यान रखिएगा, वो उसकी 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी दोस्तों, वो 4 संतानें थी। अब नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी जो है वो तमिल भाषा से वो क्या है दोस्तों, वो अनुदित है। अब देखिए, पापाती की जो उम्र थी वो क्या थी। पापाती की जो उम्र थी ना वो 12 वर्ष की थी। क्या थी दोस्तों, वो 12 वर्ष की थी। अब धरती कब तक घूमेगी कहानी में किस लेखक द्वारा जो है वो अनुवादित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वो सावर दैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सावर दैया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये हम सभी जानते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर है। अब देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से वो संग्रहित है। तो ध्यान रखिएगा, वो इन दिनों से वो संग्रहित है। कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो इन दिनों से हो जाएगा। अब देखिए, गरीब जो है वो बस्तियों में क्या हुआ। गरीब बस्तियों में क्या हुआ दोस्तों, ध्यान रखिए, गरीब बस्तियों में वो धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्या हुआ दोस्तों, धमाके से देवी जागरण हुआ था। अब देखिए, सृष्टि के विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है। सृष्टि के विकास प्रथमा का अक्षर क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो विसलता पर छलके आंसू है। विसलता पर वो छलके आंसू हो जाएगा। अब देखिए, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा वो भावांतरित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वो प्रयाग शुल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयाग शुल्क हो जाएगा। अब मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मेरे बिना जो तुम प्रभु जो है वो जर्मन भाषा से अनुवादित किया गया है। अब देखिए, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी कि दही वाली जो मंगम्मा है वो किस लेखक से लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, वो श्रीनिवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वो श्रीनिवास हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर था। इन्हीं के अनुसार आज संविधान इतना विकसित चल रहा है। भारत में बहुत बड़ा संविधान को विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता
क्या है। अब हमें बताना है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो ध्यान रखिएगा सभ्य समाज की आवश्यकता हमें श्रम विभाजन के समय आवश्यकता होती है। अब देखिए विष की कहानी जो है, विष के दांत की जो कहानी है, हमें उसके लेखक के नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा लेखक का नाम आपको बार बार बोलता है, आप लोग लेखक का नाम जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विष की कहानी के दांत के जो लेखक है वो ललित विलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। अब देखिए खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा खोखा का दूसरा नाम था कासू। क्या नाम था दोस्तों? कासू था। अब देखिए मदन जो है वो किसका पुत्र था? मदन जो है वो किसका पुत्र था दोस्तों? वो गिरधर का पुत्र था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए परवल में कौन सा संधि होता है, तो ध्यान रखिएगा परवल में हमेशा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए कुर्ता में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? कुर्ता में हमेशा जो देखिए इसमें पूछा जाता है कि समूहवाचक हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, लेकिन कुर्ता में हमेशा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तोशक में हमें कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तोशक में ध्यान रखिएगा तोशक में हमेशा जातिवाचक संज्ञा आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए झुंड में कौन सी संख्या, झुंड जो होता है ना उसमें कौन सी संख्या, तो झुंड जो होता है हमेशा झुंड अकेला नहीं आता है, चाहे वो चाबी का झुंड हो, अंगूर का झुंड हो, तो वो हमेशा समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए गंगा में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? गंगा में, ठीक है ध्यान रखिएगा गंगा में ना हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा लगता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जमशेदपुर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जमशेदपुर में, तो ध्यान रखिएगा जमशेदपुर में भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा का उपयोग करते हैं। अब यथासंभव में कौन सा समाज का प्रयोग होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यथासंभव में हमेशा अवयवी भाव का समाज का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या होता है? वो प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पराधीन में कौन सा समाज का प्रयोग करेंगे हम? तो ध्यान रखिएगा पराधीन में हमेशा तत्पुरुष समास का हम क्या करेंगे दोस्तों? प्रयोग करेंगे। अब देखिए पतझड़ में कौन सा समास हम लगाएंगे? तो ध्यान रखिएगा पतझड़ में हम हमेशा तत्पुरुष समास ही लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास लगेगा? तो देखिए चरित्र चित्रण हो गया, भाई बहन हो गया, काला गोरा हो गया, छोटा नीच हो गया, उसमें हमेशा द्वंद्व समास लगाएंगे, क्योंकि इसका दोनों पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। अब देखिए काल के कितने भेद होते हैं? हम सभी जानते हैं कि काल के हमेशा 3 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सिर्फ छोटा छोटा कितना ईजी क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं, और इससे बाहर आपको मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलेगा भी नहीं। अब देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? हमको बताना है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा उसके हमेशा 5 भेद होते हैं। देखिए अब भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? जब वर्तमान का बात किए हैं तो हम भविष्य का भी बात कर लेते हैं, तो भविष्य के जो होते हैं वो 3 भेद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में हमें तद्भव शब्द बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा होता है। देखिए तत्सम तद्भव आपको भी 1 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग तद्भव और तत्सम पढ़ के जाइएगा। तो तद्भव हमको पहचानना है, तो ध्यान रखिएगा पलंग में हमेशा तद्भव हो जाएगा। और यदि हम तत्सम की बात करें तो इसमें तत्सम शब्द कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें कपूर हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो अविकारिक है? अब हमको बताना है कि अविकारिक शब्द हमको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द होगा वो अविकारिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा धीरे धीरे हमारा कौन सा शब्द है दोस्तों? वो अविकारिक है, ठीक है। अब देखिए आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तत्सम के अंदर, या तद्भव, या देशज, या विषेद, या विदेशत। ध्यान रखिएगा आग को हम हमेशा तद्भव के अंतर्गत हम रखेंगे, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक ऐसा शब्द है जो रूढ़ शब्द है? कैसा शब्द है दोस्तों? वो रूढ़ शब्द है। तो ध्यान रखिएगा सत्याग्रही एक ऐसा शब्द है जो रूढ़ शब्द से बना है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो योग रूढ़ शब्द है? अब हमको योग रूढ़ बताना है कि कौन सा शब्द है जो योग रूढ़ है। तो ध्यान रखिएगा जलज हो गया या चंद्रशेखर हो गया, इसमें योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें विदेशज है? हमको बताना है। अब विदेशज बताना, देखिए सब एक क्वेश्चन आपको हम लेके आए, कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो विदेशज शब्द हमको पहचाना, ध्यान रखिएगा चाकू हमारा विदेशज शब्द है, ठीक है। अब देखिए योगी शब्द हमको पहचाना है कि इसमें कौन सा शब्द है जो यौगिक है। तो ध्यान रखिएगा पाठशाला हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों? तो ये यौगिक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों से मेरे खेला गया वो कर्मवाच्य का उदाहरण बन जाएगा। कैसा बन जाएगा दोस्तों? बच्चों से खेला गया वो कर्मवाच्य का उदाहरण बन जाएगा। अब देखिए अनादि में कौन सा समास लगेगा? अब हमको बताना है कि अनादि में कौन सा समास लगेगा। ध्यान रखिएगा अनादि जिसका आन नहीं हो उसमें हम न का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अनादि में का मतलब जिसका आन ना किया गया, इसमें यानी कि इसमें हम नन्य तत्पुरुष समास का हम क्या करेंगे दोस्तों? प्रयोग करेंगे। अब देखिए अब संधि विच्छेद हमको बताना है कि मनोरथ का हमको संधि विच्छेद क्या बनेगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा मन प्लस रथ से हम क्या बनाते हैं? मनोरथ बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नाविक में किन किन वर्णों का संधि का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा नाविक में ओ प्लस ई का संधि का हम प्रयोग करते हैं।
अब देखिए शुद्ध वाक्य, अब हमको बार बार बोलते हैं कि शुद्ध वाक्य यदि आपको पहचानने को आए तो आप वाक्य को पढ़ के देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें शुद्ध वाक्य है। देखिए रोटी ताजी है, ऐसा कुछ गलत अजीब टाइप का लग रहा है। रोटी ताजी है, हवा बहता है, हवा बहता है दोस्तों, दाल अच्छा है, लेकिन आज की ताज़ा खबरें, देखिए कितना शुद्ध हमको लग रहा है, आज की ताज़ा खबरें। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जन्म से ही पागल कौन था, हम सभी बताए थे कि जन्म से पागल कौन था दोस्तों, वो मंगू था। कौन था दोस्तों, वो मंगू था। ठीक है, अब देखिए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या बना गया है, तो ध्यान रखिएगा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा को बनाया गया है। देखिए सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह जो लाइन किसने कहा था, किस लेखक ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन सब नए खराब भी नहीं होते हैं, ये किस लेखक ने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब देखिए निम्नलिखित में से हमें विशेषण का शब्द का उदाहरण नहीं बताना है कि इनमें कौन विशेषण भेद का उदाहरण नहीं होगा, प्रविशेषण या गुणवाचक या संज्ञावाचन या फिर परिमाणवाचक संज्ञा, हमको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें प्रविशेषण का भेद का उदाहरण हमें विशेषण को नहीं दर्शाता है। अब देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म से हमको आ गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण हमको बताना है कि इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा चौराहा, चौराहा में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि चौराहा में देखिए बाबू आगे देखिएगा तो आगे च लगा, च का मतलब होता है चौराहा, यानी कि चार राहों वाला, चार का, और चार एक तरह का हमारा संख्या है। क्या है दोस्तों, एक तरह का हमारा संख्या है, और संख्या को हम लोग कौन सा समास बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए शुद्ध वाक्य हमको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अभिलाषा हमारा शुद्ध शब्द है, क्योंकि हम लोग बचपन से अभिलाषा इस तरह लिख क्या है, कभी आप लोग अभिलाषा इस तरह लिखते हैं बड़ी की मात्रा, बिल्कुल नहीं, बड़ी की मात्रा लिखा हुआ है, देखिए इसमें छोटी की मात्रा लिखा हुआ है, लेकिन सही है, लेकिन यहाँ पे स जो है वो गलत प्रकार से लिखा गया है। अब देखिए फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है, वो कौन सा है, हमें उसका नाम बताना। ध्यान रखिएगा फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है ना, वो अविनियो है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो अविनियो हो जाएगा। अब देखिए अशुद्ध शब्दों को बताना है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है वो बिल्कुल गलत तरीके से हमारा क्या है वो लिखा गया है। देखिए श्रृंगार, श्रृंगार हमारा क्या है दोस्तों, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, ये हमारा पहला ही क्वेश्चन आ गया था बाबू कि अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया था, हम सभी जानते हैं कि दिनकर को हमेशा उर्वशी ज्ञानपीठ के लिए क्या मिला था, उनको पुरस्कार मिला गया था। अब देखिए नौबत खाने में इबाबत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत जो है वो व्यक्ति चित्र है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रेम घन अपना आदर्श जो है वो किसे मानते थे, तो ध्यान रखिएगा प्रेमघन जो अपना आदर्श जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को वो क्या कहते थे, वो मानते थे। अब देखिए भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वो छाया युक्त चंद्र से वो कवि ने उनकी तुलना की है। अब देखिए मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, यानी कि मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है वो कौन है, वो जनता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, तो हिरोशिमा जो है वो कविता जो है वो आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका को चित्रण करती है। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जोड़ा गया था, वो मुहर्रम नाम का जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। अब महात्मा गांधी के अनुसार हमें बताना है कि उदात्त एवं बढ़िया शिक्षक क्या है, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं सबसे बढ़िया शिक्षक है वो अहिंसक प्रतिरोधक है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वाणी कब विष के समान हो जाती है, अब हमको बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था, तो ध्यान रखिएगा रस खान के रचना काल के समय वहाँ जहांगीर का राजकाल था। एक दो क्वेश्चन क्या हुआ है दोस्तों, रिपीट हो चुका है। ठीक है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ठीक है। अब देखिए कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो ध्यान रखिए दोस्तों कवि ने पर्जन्य जो है वो सुजान को कहा है। किसको कहा है दोस्तों, वो सुजान को कहा है। देखिए यदि एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना हो, आपका तैयारी और मजबूत होगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग तो देख के ही आंसर मार दिए होंगे कि आपको पता चल रहा है कि एक दो क्वेश्चन रिपीट है, आपको बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देख कर उसका आंसर ऑटोमेटिक मार दिया होगा। ठीक है दोस्तों, घबराइए मत, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन और भी कुछ नए क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए
साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है हमको बताना है। तो देखिए वो जो है वो समाजवादी व्यवस्था में वो क्या है दोस्तों, वो संभव है। पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, ध्यान देखिएगा। पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। देखिए ल मादा मोजेल द आवेन्यू किसकी कृति है, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन आप ही कासू मार दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ला सतुर, ये भी शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों कि ला सतुर धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा वो 14वीं सदी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक होता है। अब देखिए मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, तो ध्यान देखिएगा मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। अब देखिए बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था, तो ध्यान रखिएगा स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों का प्रति व्यवहार आ गया था, इसलिए वो चला गया था। अब देखिए सजात वर्तियाँ किसे कहते हैं, अब हमको बताना है कि सजात वर्तियाँ किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृति को सजात वर्तियाँ कहते हैं। अब देखिए नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलने लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो दक्षिणी भारत में वो मिले लगते हैं। अब देखिए वेतमा दान पात्र किस समय का है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेतमा दान पात्र किस समय का है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा वो 1080 ईस्वी का है। ठीक है, अब देखिए पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार आते थे, तो ध्यान रखिएगा वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार आते थे। सीता के बेटों ने कितने रुपए का महामारी खर्च देने का निर्णय किया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों सीता के बेटों ने महामारी खर्च करने के लिए उसे 50 रुपए दिया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें प्रत्यय का हमें संधि विच्छेद करना है। देखिए प्रत्यय का यदि संधि विच्छेद कीजिएगा तो वो मेरा प्रति प्लस अय बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, प्रति प्लस अय। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन भी जो है वो संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है कि देवस का हमें संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों देवस का हमें संधि विच्छेद बनेगा देव प्लस ईस। क्या बनेगा दोस्तों, देव प्लस ईस। ठीक है, अब देखिए अब पूछा गया है हमें किन किन वर्णों से हमें ये जो शब्द हमारा पूछा गया है अतियुक्त जो है वो किन किन वर्णों की संधि से हुई है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अतियुक्त जो है वो हमारा ई प्लस उ से वर्णों से हमारा अतियुक्त का जो वर्ण का संधि हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अन्वेषण का हमें संधि विच्छेद करना है कि अन्वेषण का निम्नलिखित में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अनु प्लस एसन से हमारा अनुवेशन बनता है, अन्वेषण बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वागत का हमें यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें कौन सा स्वागत का संधि विच्छेद बनेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सु प्लस आगत से हमारा क्या कौन सा शब्द बनता है, तो स्वागत बनता है। अब देखिए इसमें संधि विच्छेद से ही ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हम। अब देखिए गिरिंद में हमें किन किन वर्णों से संधि हुई है, यानी कि जो मेरा गिरिंद वर्ण है, गिरिंद शब्द है, इसमें कौन कौन सा वर्ण का संधि से मिलकर बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ई प्लस ई यानी कि ई यानी कि ई 2 बार ई आएगा तब हमारा जाके क्या बनेगा दोस्तों, तो गिरिंद्र बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब मेरा अब अगला क्वेश्चन आया है कि नयन, नयन का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आँख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका यदि हम संधि विच्छेद बनाएंगे कि नयन का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो ने प्लस अन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ने प्लस अन। देखिए एक तरह का सीरीज हम लेके आए, एक तरह का पहला सीरीज में हम लेके आए थे उच्चारण स्थान व्याकरण का क्वेश्चन। अब इस सीरीज में देखिए संधि विच्छेद का ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, फिर शुद्ध वाक्य आ जाएगा। इस तरह का पूरा एक बार सीरीज देख लेंगे तो आई होप कि आपका 50 नंबर कन्फर्म है कि आपको इसी सीरीज आपको मिल जाएगा, आपको कोई और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है खिचड़ी में कौन सा शब्द होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो खिचड़ी जो होता है ना वो देशज शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है दोस्तों, तो वो देशज शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए खेत जो है वो किस प्रकार शब्द है, खेत जो है वो किस प्रकार शब्द है, तो ध्यान रखिएगा खेत भी जो है वो देशज है। ठीक है दोस्तों, खिचड़ी भी देशज हो जाएगा और खेत भी कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ठोस जो है वो किस प्रकार का है, ठोस में कौन सा शब्द बनेगा, देशज बनेगा या विशेषण बनेगा, ध्यान रखिएगा ठोस भी जो है वो देशज है। ठीक है, देशज का 3 शब्द बन गया, ठोस बन गया, खिचड़ी बन गया और एक कौन सा शब्द था, खेत बन गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें एक शब्द बताना है, यहाँ पे कौन सा शब्द बताना है दोस्तों, हमें एक शब्द बताना है कि जिसके शिखर पर चंद्र होगा उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जिसके शिखर पर चंद्र होगा उसके लिए हम चंद्रशेखर बोलेंगे। कौन सा शब्द बोलेंगे दोस्तों, चंद्रशेखर। अब देखिए हमें कौन सा शब्द हमें बताना है जो कृदंत है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कृदंत में हमारा सवैया बन जाएगा। कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, सवैया बन जाएगा।
अब देखिए, अभी हमें तद्वितीय शब्द बताना है कि कौन सा तब जो शब्द है वो तद्वितीय है। ध्यान रखिएगा, गठरी जो है वो तद्वितीय शब्द के अंतर्गत आता है। अब नायक में कौन कौन सा वर्ण का संधि हुआ है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, नायक में हमेशा ने प्लस ए आ आता है। कौन सा शब्द आता है दोस्तों, ने प्लस अ आता है, ठीक है। अब देखिए, विष के दांत जो है वो कहाँ कैसी कहानी है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विष के जो दांत है वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक है। कैसा दोस्तों, मनोवैज्ञानिक है। अब देखिए, विष के दांत जो है वो समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, तो ध्यान रखिएगा, जो विष के दांत जो है वो हमेशा मध्य वर्ग के मानसिकता उजागर करती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, फ्रेडरिक जो मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है, अब हमको बताना है कि फ्रेडरिक जो मैक्स मूलर है वो किस पाठ के रचयिता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारत से हम क्या सीखे जो है फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अंतर्गत आते हैं, और भारत से हम क्या सीखा कि जो लेखक भी है वो मैक्स मूलर ही है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमाता है। अब हमें मैक्स मूलर के बारे में बताना है कि मैक्स मूलर है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर जो है वो जर्मनी देश के रहने वाले थे, ठीक है। अब देखिए, भारत माता कहाँ निवास करती है, कहाँ बसती है, तो यहाँ देखिएगा, भारत माता है वो गांव में बसती है, लोगों के मन में बसती है, दिल्ली के पास बसती है या शहर में बसती है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत माता है वो गांव में बसती है। कैसे, कहाँ बसती है दोस्तों, वो गांव में बसती है। अब देखिए, पारसियों में धर्म का क्या नाम होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पारसियों में धर्म का जो है वो जरथुस्त्र नाम होता है। क्या सा होता है नाम, जरथुस्त्र नाम होता है, ठीक है। अब देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, ललित है, विवेचनात्मक है या भावनात्मक है या व्यूहात्मक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं वो एक तरह का ललित निबंध है। कैसा है दोस्तों, वो ललित निबंध है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिताकार हैं, अब हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताना है, वो किस प्रकार के निबंध के रचयिताकार है। ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद जो है वो नाखून क्यों बढ़ते के रचयिताकार है, क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक से भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अल्पज्ञ जो है वो पिता कैसा जीव होता है, अब हमको अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अल्पज्ञ जो है वो दनीय जीव होता है। कैसा दोस्त होता है वो दोस्तों, दनीय जीव होता है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, धरतीची की हड्डी से क्या बना होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, धरतीची की हड्डी से होता है ना वो इंद्र का वर्ज बनता है। क्या बनता है दोस्तों, वो इंद्र का वर्ज बनता है, तलवार नहीं बनता है, ठीक है। अब चलिए अगला चलते हैं कि वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वल्ली अमाल है वो लड़ना नहीं जानती थी, ठीक है। अब देखिए, पहले दिन पपाती को क्या था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले दिन जो पपाती को जो था ना वो बुखार था। क्या था दोस्तों, पहले दिन पपाती को क्या था, बुखार था, ठीक है। अब देखिए, धरती कब तक घूमेगी, इसके कहानी के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी इसके कहानी के रचनाकार है वो सावरदैया है। कौन है दोस्तों, सावरदैया है, ठीक है। अब धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी है वो कैसी है, धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है या ऐतिहासिक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तरह का ये सामाजिक है, ठीक है। इसके लेखक का नाम तो हम जान गए सावरदैया, लेकिन ये कैसी कहानी है तो वो सामाजिक है। अब धरती कब तक घूमेगी की नायिका क्या है, यानी कि हम एक तरह का एक लाइन में बोले, यदि धरती कब तक घूमेगी, इस चैप्टर से यदि आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ये 3 प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब बताना है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, यानी कि इसमें कौन सा किरदार है, मंगम्मा है, सीता है या पापती है या बल्ली अमाल है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी में सीता आती है, सीता का किरदार है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सावरदैया की कहानी है धरती कब तक घूमेगी का वर्णन जो है वो किस भाषा से लिया गया है, उड़िया, समाज, तमिल, राजनाथी या गुजराती, एक तरह का क्वेश्चन को सिर्फ घुमा देते, ध्यान रखिएगा, सावरदैया है, दैया से ही आपको लग रहा है एक तरह का राजस्थानी समाज है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सवाल तो डैश का ही है, यानी कि सवाल किसका है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, सवाल जो है वो रोटी का ही है। कैसा है दोस्तों, सवाल जो है वो रोटी का ही है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। अब हमको महाविद्यालय से बताने की कौन सी पुस्तक जो संकलित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो मछली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो मछली हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब मछली के बारे में पूछा गया, तो अब देखिए, मछली से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मछली होता है वो निम्न मध्यम वर्ग से आता है। कौन आता है दोस्तों, निम्न मध्यम वर्ग से आता है, ठीक है। अब देखिए, संतु नरेन जो है वो आपस में कौन है, भाई बहन है या भाई भाई है या चाचा भतीजा है या जीजा चाला है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संतु नरेन जो है वो आपस में भाई भाई है। कौन है दोस्तों, आपस में भाई भाई है, ठीक है, चाचा भतीजा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, नौबत खाने में इबादत जो है वो पाठ के लेखक का हमें नाम बताना है कि नौबत खाने में इबादत के जो लेखक है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा, वो यचिंद्र मिश्र है। कौन है दोस्तों, यचिंद्र मिश्र है, ठीक है। अब देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम था वो क्या था, अब हमें असली नाम बताना है बिस्मिल्लाह खां का, तो ध्यान रखिएगा, अमीरुद्दीन है। कौन है दोस्तों, अमीरुद्दीन जो है वो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम है, ठीक है। अब देखिए, बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछा गया था, अब इनका जन्म यहाँ से पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा वो डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, वो डुमराव में हुआ था। अब देखिए भरपेट में कौन सा समास है। देखिए अब समास से क्वेश्चन आ गया, समास से भी क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भरपेट में कौन सा समास होगा दोस्तों। देखिए भरपेट में जो होता है इसका पहला जो शब्द है वो अवयव है, इसलिए इसमें अवयवी भाव समास का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हमें बताना है कि पैकेट मार में कौन सा समास होगा। अब हमें बताना है कि पैकेट मार में कौन सा समास होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा पैकेट मार में ना दोनों शब्द क्या है वो प्रधान, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा। अब हमें बताना है कि मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा। ध्यान रखिएगा मुंह तोड़ यानी कि मुंह का तोड़। देखिए इसमें आपको तत्पुरुष समास कैसे पहचाना। देखिए पैकेट मार यानी कि पैकेट का मार। ठीक है, पैकेट का मार का मतलब इसमें दोनों शब्द हो गया, पैकेट भी हो गया मेरा अवयव और मार भी हो गया मेरा अवयव, इसलिए इसमें हम तत्पुरुष समास लगाए थे। ठीक है दोस्तों, अब मुंह तोड़ में देखिए मुंह का तोड़ यानी कि मेरा मुंह भी हो गया पहला पद प्रधान और तोड़ भी हो गया मेरा पहला पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान हो रहा है, इसलिए हम क्या इसमें लगाएंगे तत्पुरुष समास का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए गगन चुब्बी में कौन सा समास होगा दोस्तों। तो गगन चुम्बी में आप लोगों को खुद पता चल गया होगा गगन का चुम्बी, यानी कि इसमें भी क्या लगा देंगे हम लोग तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए काम चोर में कौन सा समास होगा दोस्तों। आप लोग खुद लगा दिए होंगे काम का चोर, यानी कि इसमें दोनों पद क्या है मेरा प्रधान, इसलिए हम तत्पुरुष का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब समास खत्म हो गया दोस्तों। अब इसमें हमको शुद्ध और अशुद्ध शब्द पहचाना है। देखिए कैसे हम सीरीज में लेके आए ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, पैटर्न बाय पैटर्न लेके चले। नीचे दिए गए कुछ शब्द में कौन सा हमें शब्द को हमें शुद्ध पहचाना है, यानी शुद्ध शब्द हमको पहचाना है कि यानी इसमें से कौन सा शब्द है ऐसा शब्द है वो जो बिल्कुल ही हमारा सही लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा उज्जवल, देखिए उज्जवल हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से हमारा नीचे जो क्वेश्चन है हमको अशुद्ध पहचाना है, यानी कि हमें गलत पहचाना है कि कौन ऐसा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा पूजास्पद जो है वो हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे दिए गए कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमें शुद्ध है। अब हमें सही शब्द हमें पहचाना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो सही लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों बहुलता जो है वह बिल्कुल हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला भी हमारा क्या दोस्तों हमको शुद्ध शब्द पहचाना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा श्रृंगार जो है वो हमारा बिल्कुल ही हमारा सही शब्द लिखा हुआ है। अब देखिए फिर से हमारा शुद्ध शब्द है कि हमें सही शब्द को पहचानिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें सही शब्द हमारा शताब्दी हो जाएगा, शताब्दी बिल्कुल हमारा सही शब्द हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन हमें शुद्ध शब्द पहचाना है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा शुद्ध शब्द बनेगा वो गोपनीय बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, गोपनीय बनेगा। ठीक है, अब शुद्ध शब्द खत्म। देखिए हम कैसे आपको सीरीज बाय सीरीज ले चले। एक बार शुद्ध शब्द लेके आए हैं, समास लेके आए हैं, संधि विच्छेद लेके आए, फिर से ग्रामर लेके आए। देखिए पैटर्न बाय पैटर्न चलेंगे ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से अब चलते हैं कि अब हमें बताना है कि अज्ञेय का जो है वो पूरा नाम क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा अज्ञेय का जो पूरा नाम होता है ना वो सचिनानंद हीरानंद वासनाएं अज्ञेय होता है। क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखेगा क्या है दोस्तों। देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा सचिनानंद हीरानंद वासनाएं अज्ञेय हो जाएगा, इनका पूरा नाम हो जाएगा किसका, तो अज्ञेय का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ग्रामर से थोड़ा सा नहीं, अब एक क्वेश्चन आया है किताब से आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि रामविलास का जो जन्म हुआ था वो कितना ईस्वी में हुआ था। अब हमको ईस्वी में बताना है कि ध्यान रखिएगा 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। अब हमें बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। हम सभी जानते हैं कि संधि के जो है वो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, वो 3 भेद होते हैं। अब गुणवान में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों। अब गुणवान में हमको बताना है कि कौन सा प्रत्यय होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों गुणवान में जो है वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। देखिए प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में होता है, लास्ट में मेरा क्या आ जाएगा, वान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध है वो किससे होता है। तो बिस्मिल्लाह खां का जो सबसे जो शहीदा जो थी ना जो उनको सबसे ज़्यादा प्रेम था वो शहनाई से था। ठीक है, हारमोनियम से नहीं था ना बांसुरी से था, उनको शहनाई से सबसे ज़्यादा लगाव था। ठीक है, अब विष के दांत जो है वो कौन सी विद्या है, हमको बताना है कि वो निबंध है या कविता है। तो ध्यान रखिएगा विष के दांत एक तरह का कहानी है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहानी है, आप कहानी पढ़िएगा बहुत अच्छा, इसमें आपका कहानी आपको समझ में आएगा। देखिए परिमाणवाचक विशेषण बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन होगा। तो परिमाणवाचक में विशेषण मेरा बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो थोड़ा सा हो कुछ हो। देखिए परिमाण आपको पहचाना है जिसमें कुछ लगा रहे या थोड़ा लगा रहे या कम लगा रहे या अधिक लगा रहे, ये सब परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाढ़ की समस्या के कहानी के केंद्र में कौन है। देखिए जिसमें बाढ़ की समस्या आई थी ना उसमें कहानी बताना है बाढ़ की समस्या कौन सी कहानी में आई थी, माँ में आई थी या नगर में आई थी या दहते विश्वास में आई थी या फिर धरती
धरती कब तक घूमेगी उसमें आई थी। ध्यान रखिए दोस्तों, बाढ़ की समस्या जो है ना वो ढहते विश्वास की कहानी में आई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विद्यालय का हमें संधि विच्छेद करना है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा वो विद्या प्लस आले बनेगा। कौन सा बनेगा दोस्तों? विद्या प्लस आले। अब देखिए हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस में लिखी जाती है हमको सभी पता है, हिंदी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत माता जो है वो कविता में भारत का कैसा चित्र है वो प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत माता जो है वो कविता में जो है वो यथा तत्व को प्रस्तुत किया गया है। कैसा प्रस्तुत किया गया दोस्तों? यथा तत्व को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब देखिए जातीय अहिंसा की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जातीय अहिंसा की दृष्टि से इतिहास का जो प्रभाव है वो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों प्रकार से जातीय अहिंसा की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अब हमें अगला क्वेश्चन बताना है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, क्योंकि यहाँ पे कार्य कुशलता के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का जो संपादिक जो था वो अंश था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। सिर्फ एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना, आप रिविजन कर लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक आंसर याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मैट्रिक एग्जाम बहुत ईजी होता है, बस आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास भरना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। बहुत लोग इसको आप थोड़ा सा टफ बनाते हैं, देखिए टफ होता नहीं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, जैसे जैसे रिवीजन करेंगे आपका कॉन्फिडेंस और ऊपर बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हम ये चीज़ पढ़ के गए हैं, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन हमको बताना है कि अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह कहानी है वो किस पाठ से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेन साहब की धर्मपत्नी कहती है कि सेन साहब की जो धर्मपत्नी वो कहती है कि ऐसे ही लड़के जो है वो आगे चलकर चोर बनेंगे, गुंडा बनेंगे, डाकू बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, नीति शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? नीति शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मगम्मा की जो बहू था उसका नाम हमको बताने के, मगम्मा की जो बहू था उसका क्या नाम था। ध्यान रखिए दोस्तों, मगम्मा की बहू का जो नाम था वो नजम्मा था। क्या था दोस्तों? वो नजम्मा था। ठीक है, अब देखिए दहते विश्वास जो है वो कहानी जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कितना हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा। देखिए माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माँ कहानी जो है वो ईश्वर पाटेलिकर द्वारा लिखित है। ठीक है, अब देखिए मंगू की जो माँ थी वो कितनी संतानी थी। हम सभी जानते हैं कि मंगू की जो माँ थी उसकी 3 संतानें थी। कितनी संतानें थी बाबू? 3 संतानें थी। ठीक है, अब देखिए नगर कहानी जो है वो किस भाषा से लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, नगर कहानी जो है वो तमिल भाषा से लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पपाती की हमें उम्र बताना है कि पपाती की उम्र कितनी वर्ष है। तो हम जानते हैं कि पपाती की उम्र जो वो 11 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा अनुदित है। हमें बताना है कि धरती कब तक जो घूमेगी उस किस कहानी द्वारा अनुदित है। याद रखिएगा, धरती जो कब तक घूमेगी वो सावर दैया है। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ घुमा देता है, आप लोग घूमिएगा मत। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। हम सभी जानते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। ठीक है, अब देखिए एक वृक्ष की हत्या जो है वो कविता जो है वो काव्य संग्रह जो है वो किससे लिया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वो जो इन दिनों से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? वो इन दिनों से लिया गया। चिंता इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। हम सभी जानते हैं कि गरीब बस्तियों में है ना देवी जागरण हुआ था, शिशु पैदा हुआ था। ये क्या हुआ था आपको खुद बताना होगा। तो आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि गरीब बस्तियों में है ना वो देवी का जागरण हुआ था। किसकी वजह से? धमाके की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब सृष्टि के विकास और थमा का प्रथमा अक्षर क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि दृष्टि का जो विकास होता है ना वो भी सबलता पर छल के आंसू के कारण प्रथमाक्षर होता है। ठीक है, अब देखिए लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है वो किस कवि द्वारा भ्रमारित किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि लौट कर आऊँगा जो कवि जो है वो प्रयाग शुल्क थे। वो कौन थे दोस्तों? वो प्रयाग शुल्क थे। ठीक है, अब देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना जो तुम प्रभु है वो किस भाषा से है। तो ध्यान रखिए वो जर्मन भाषा से। वो किस भाषा से है दोस्तों? वो जर्मन भाषा से है। अब देखिए दही वाली जो मंगम्मा है वो उसके लेखक कौन है। तो हम सभी जानते हैं वो श्रीनिवास है। कौन है दोस्तों? वो श्रीनिवास है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जिनका संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका था। देखिए सभ्य समाज का हमें आवश्यकता क्या होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सभ्य समाज का हमें आवश्यकता क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे श्रम विभाजन का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए विष के दांत जो है उसके कहानी के रचिताकार कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि विष के दांत के जो कहानी राज लेखक हैं वो ललिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, अब देखिए खोका का हमें दूसरा नाम बताना है कि खोका का जो दूसरा नाम था वो कौन था। तो हम सभी जानते हैं कि खोका का जो दूसरा नाम था वो कासू था। कौन सा था दोस्तों? वो कासू था। ठीक है, मदन किसका पुत्र था दोस्तों? तो मदन जो है वो गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था दोस्तों? वो गिरधर का पुत्र था। ठीक है,
अब देखिए, अब हमें संज्ञा पहचाना है कि संज्ञा हमें पहचानने के लिए हमको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि संज्ञा पहचानने के लिए अभी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि परवल में कौन सी संज्ञा है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, परवल में हमारा जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। अब कुर्ता में कौन सी संज्ञा आ जाएगा दोस्तों, तो कुर्ता में हमारा भाववाचक संज्ञा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए तोशक में कौन सी संख्या आ जाएगा दोस्तों, तोशक में देखिए वो मेरा जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। देखिए संज्ञा पहचाना बहुत ईजी है, बस इसका आपका भेद सबका पता रहेगा ना कि समूहवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, भाववाचक, सबका परिभाषा आपको याद रहेगा, तो आप किसी भी शब्द का आप यूं चुटकी में आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए झुंड में हमको कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो हम सभी जानते हैं झुंड जो हो जाएगा वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। हमें गंगा पहचाना है कि गंगा में कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो गंगा जो होता है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। देखिए संज्ञा पहचाना बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी, देखकर आप यूं मार सकते हैं, बहुत ईजी होता है संज्ञा पहचानने के लिए, ठीक है। अब देखिए जमशेदपुर में हमें कौन सी संज्ञा पहचाना है कि जमशेदपुर में कौन सी संज्ञा हो जाएगा, देखिए जमशेदपुर हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यथासंभव में हमें देखिए अब समास हमको पहचाना है कि समास पहचानेंगे कि यथासंभव में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यथासंभव में ना अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अपराधीन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो अपराधीन में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पतझड़ में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो पतझड़ में हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, पतझड़ में भी तत्पुरुष समास आ जाएगा। अब देखिए चरित्र चित्रण में निम्नलिखित में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा चरित्र चित्रण में है ना द्वंद्व समास आ जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो वो द्वंद्व समास आ जाएगा। अब देखिए बहुत ईजी सवाल आ गया कि काल के कितने भेद होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो वर्तमान काल के जो है ना वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, वो 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब वर्तमान आ गया तो भविष्य भी आ सकता है कि भविष्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो भविष्य के वो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, वो 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में हमें शब्दों में कौन सा शब्द है वो तद्भव पहचाना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है वो तद्भव शब्द होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा पलंग हमारा तद्भव शब्द बनेगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द है वो तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द पहचानने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा कपूर जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरजू महाराज जो है वो किस शैली के नर्तक थे, तो ध्यान रखिए दोस्तों बिरजू महाराज जो थे ना वो कथक शैली के नर्तक थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बिरजू महाराज का जो संबंध था वो किस घराने से था, तो हम सभी जानते हैं कि बिरजू महाराज का जो संबंध था ना वो लखनऊ घराने से था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध है वो किससे है, तो ध्यान रखिए दोस्तों जीत जीत में जो निरखत हूँ पाठ का जो संबंध है ना वो बिरजू महाराज से है। किससे दोस्तों, वो बिरजू महाराज से है। अभिनव पाठ का जो लेखक है वो कौन है, अभिनव का हमें बारे में बताने की पाठ के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा अशोक वाजपेयी साहब हैं। कौन है दोस्तों, अशोक वाजपेयी साहब, ठीक है। अभिनव पाठ जो है वो ग्रंथ जो है वो कौन सी विद्या है, कहानी है, तो एक लाइन में यदि बोला जाए कि अभिनव है वो कैसी कहानी है, ललित है, लेखाचित है या यात्रा वेदांत है, तो ध्यान रखिए दोस्तों अभिनव जो है ना वो एक तरह का ललित है। कैसा है दोस्तों, वो ललित स्थल है, ठीक है। अब देखिए अभिनव जो है वो किस नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ था, ध्यान रखिएगा अभिनव जो है वो रोन नदी के किनारे क्या है दोस्तों, वो बसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए लासत्रुज का जो है वो क्या है, लासत्रुज क्या है, नगर है, गांव है या ईसाई मठ है या महाविद्यालय है, तो ध्यान रखिए दोस्तों लासत्रुज जो है वो एक तरह का ईसाई मठ है। क्या है दोस्तों, वो ईसाई मठ है, ठीक है। अब देखिए पिकासो जो थे वो क्या थे, पिकासो एक तरह के बारे में बताने के पिकासो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पिकासो एक तरह का वो चित्रकार थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सुजान सागर है वो किसकी कृति है, तो ध्यान रखिए दोस्तों सुजान सागर जो है वो धनानंद की है। वो किसकी कृति है दोस्तों, वो धनानंद की है, ठीक है। अब देखिए धनानंद जो है वो किस भाषा के मीर मूसी थे, तो ध्यान रखिए दोस्तों धनानंद जो है वो महमूद शाह रंगीले के मीर मूसी के थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्वदेशी जो है वो किस कवि की रचना है, स्वदेशी जो है वो किस कवि की रचना है दोस्तों, तो ध्यान रखिए वो प्रेम घन है। देखिए दोस्तों कि जिस तरह से हम आपको अभी हम क्लास ले रहे हैं, आपको यदि हम टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम इस पर इतना फास्ट में हम आपको इसलिए हम आपको खींच रहे हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है दोस्तों। आपके पास समय रहता तो हम बहुत डीप में जाते। महारैथन सीरीज का मतलब ही होता है, क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है कि आपको एकदम फास्ट में ले चलना, ताकि आप सिर्फ देख कर आपको वहाँ पर आपको एग्जाम में हॉल में आप सिर्फ देख कर आंसर इससे मिलता जुलता आप आंसर मार देंगे ना, तो यकीन मानिए OMR शीट पर सिर्फ आपको रंगना होता है, A, B और C तरह का कॉलम बना होता है, आपको सिर्फ रंगना है दोस्तों। रंग के आप पूरा इस तरह का रंग के आ जाएंगे ना तो आपको 1 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा, सिर्फ आप सिर्फ देख कर आ जाएंगे तब, ठीक है, कि हाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें बताना है कि प्रेमघन जो है उसका उपनाम बताना है, निक नेम बताने, जिस तरह हम लोग का घर का निक नाम होता है ना, मम्मी पापा कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, उसी तरह हमें प्रेमघन के बारे में बताया उसका निक नाम क्या होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा उसका जो निक नाम है वो बद्री नारायण चौधरी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रेमघन है वो किस युग के कवि थे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रेमघन जो थे ना वो भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है दोस्तों।
अब चलिए, अब हमें कवि प्रेमगम के अनुसार बताना है कि भारत जो है वो आज कौन सी वस्तु को दिखाई नहीं देती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उसको भारीयता जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। किसके अनुसार? तो प्रेमगम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, आप यूं आंसर मार के आ जाएगा, बहुत ईजी है दोस्तों। अब देखिए, आजकल भारत के जो लोग हैं वो किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। ये हम सभी को पता है कि आजकल के जो भारत के जो लोग होते हैं वो अंग्रेजी में बोलना बिल्कुल पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए, रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रसखान जो है वो प्रेम आईनी जो है वो राधा को कहा है। किसको कहा है दोस्तों? वो राधा को कहा है। अब देखिए, रसखान के चित्तचौर कौन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, इसलिए हम इसे पेन से काट के लिखे हैं दोस्तों कि रसखान के चित्तचौर कौन है। तो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, रसखान के जो चित्तचौर है वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अब देखिए, रसखान जो है वो ब्रज के वन बागों पर क्या नौछावर करने को तैयार हो जाते थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो जो है वो तीनों लोग को नौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, रसखान की बात हो रही है कि अति सुदो स्नेह को मारक है, इसकी जो सवैया की जो रचनाकार है वो कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, अति सुदो स्नेह को मारक की जो रचनाकार है वो घनानंद है। ठीक है, कौन है दोस्तों? घनानंद है। ठीक है, अब देखिए, घनानंद जो है वो किस काल के कवि हैं। तो ध्यान रखिएगा, घनानंद जो है वो मोह असुवानीय ले बरसों काल के वो कवि थे। ठीक है, एक बात और हम आपको बोलेंगे, घनानंद से यदि आपको कभी भी बिहार बोर्ड को यदि क्वेश्चन डालना होगा कि हाँ हम एक घनानंद से क्वेश्चन हमको डाल देते हैं, तो घनानंद से 1 2 3 ये 4 क्वेश्चन आपको इधर मिल गया, और ऊपर आपको देखने को घनानंद के बारे में मिला था। देखिए, यहाँ पे प्रेमघन की मिल गया, और घनानंद से एक क्वेश्चन इधर आ गया 10 नंबर। ठीक है दोस्तों, और इधर एवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, घनानंद के बारे में आपको यदि बिहार बोर्ड का यदि मन करेगा कि हम घनानंद के बारे में डाल दें, तो यही क्वेश्चन आपको डालेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, कहाँ पे रुक गए थे, किस काल के कवि थे? भक्ति काल। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा, बच गया है ये वाला। 21 नंबर देख लेते हैं कि घनानंद है वो किस काल के कवि थे। अब देखिए, घनानंद के बारे में बताने जो कवि तो हमें मालूम चल गया कि वो करेल के थे, लेकिन किस काल के कवि थे? भक्ति काल के थे कि रीति काल के थे, या आदि काल के थे, या आधुनिक काल के थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वो जो थे ना वो रीति काल के थे। कौन सा दोस्तों? वो रीति काल हो जाएगा। और घनानंद जो है वो किस भाषा के कवि थे? अब यदि भाषा पूछ लेगा, देखिए कवि पूछेगा तो वो रीति काल हो जाएगा, किस काल में पूछेगा तो ऋतिक काल हो जाएगा, लेकिन किस भाषा में थे यदि भाषा पूछ लेगा दोस्तों तो वो हो जाएगा मेरा ब्रज भाषा। वो कैसा भाषा हो जाएगा दोस्तों? वो ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रिश्के के काव्य के अतिरिक्त जो है वो किन किन विधाओं की रचना की गई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वो कहानी और उपन्यास का जो है वो रचना किया गया है। ठीक है, अब देखिए, दही वाली मंगम्मा का जो रचिताकार है वो कौन है? देखिए, बार बार रिपीट होता है, दही वाली मंगम्मा वो श्रीनिवास है। ठीक है, बहुत इतना फेवरेट क्वेश्चन होता है बाबू बिहार बोर्ड वाले के लिए। अब देखिए, श्रीनिवास जो है वो किस भाषा के साहित्यकार है। अब लेखक के बारे में पूछा गया है कि श्रीनिवास जो है वो किस भाषा में है, तो ध्यान रखिए वो कन्नड़ भाषा है। ठीक है, वो कौन सा भाषा हो जाएगा? वो कन्नड़ भाषा होगा। कन्नड़ भाषा में क्या रिलीज हुआ था बाबू? KGF रिलीज हुआ था कन्नड़ में, जिसके हम लोग फैन है, रॉकी भाई के फैन है हम लोग। ठीक है, अब देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है कि आकाश का जो पर्यायवाची शब्द बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम बनेगा। कौन सा बनेगा दोस्तों? वो व्योम बनेगा। अब सूर्य का समानार्थी शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो सूर्य का समानार्थी शब्द क्या बनेगा दोस्तों? वो भानु बनेगा। क्या बनेगा? वो भानु बनेगा। ठीक है, अब देखिए, नाक का जो बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताना है कि नाक का बाल होने का जो मुहावरा अर्थ बनेगा वो क्या बनेगा? अधिक का प्यार होना। क्या बनेगा? अधिक का प्यार होना। ठीक है, अब देखिए, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? अब सिर उठाना मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा वो विरोध में खड़ा होना। क्या बनेगा दोस्तों? वो विरोध में खड़ा होना। ठीक है, अब देखिए, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होता है? अब हम बताना है कि कपटी मित्र है वो किस मुहावरे का अर्थ होता है। ध्यान रखिएगा, वो आस्तीन का सांप होता है। यदि कोई छल कपट मित्र करता है, एक तरह समझिए वो आस्तीन का वो सांप के बराबर होता है। ठीक है, उसको उतना ही दंड मिलना चाहिए। अब देखिए, अब गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है कि गोबर गणेश जो मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा वो मूर्ख होना बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? वो मूर्ख होना बनेगा। अब टन बोला जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ पहचानिए कि टन बोला जाना मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा वो मर जाना। क्या बनेगा दोस्तों? वो मर जाना। ठीक है, अब देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। देखिए, इसमें मुहावरा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इस बार कि अपना उल्लू सीधा करने का मतलब हो जाएगा कि अपना काम निकालना। क्या बनेगा दोस्तों? कोई होता है ना कि अपना काम निकालने के लिए उससे मीठा मीठा बात बोलता है, उसी का उस पर्यायवाची मुहावरा क्या बनता है? अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, टोपी बदलना। अब देखिए, टोपी बदलने का मुहावरे का अर्थ हमको बताना है कि टोपी बदलने का मुहावरा बन जाएगा दल बदलना। क्या बन जाएगा दोस्तों? वो दल बदलना। अब देखिए, मक्खन लगाना
कोई व्यक्ति होता है ना कि मक्खन उस पर लगाता है, तो उसका अर्थ हमको सही बताएंगे कि मक्खन लगाने का जो सही अर्थ बनेगा वो खुशामद करना। कोई व्यक्ति होता है ना बाबू कि जिसको फ़ोन करके बुलाते हैं वो बाबा तेल लगाता है कि नहीं हमको 3-4 बार फ़ोन करेगा तभी हम जाएंगे। ये सब ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा शादी ब्याह में। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? शादी ब्याह में मिलेगा, पारिवारिक में ज़्यादा मिलेगा कि 10 बार फ़ोन करेगा तभी वो आएगा, खुशामद करेगा। ठीक है, उसको ठेठ भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? मक्खन लगाना। ठीक है, अब देखिए वीर गति पाना, मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है कि वीर गति पाने का मतलब है कि युद्ध भूमि में मर जाना। ये बहुत अच्छा है। ये हमारे ये क्या बोलते हैं, वीर सपूत के लिए हैं जो बॉर्डर पर जो हम लोग रहते हैं, हम लोग देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर वाले सिपाही लोग की वीर सोल्जर सलाम है उन सोल्जर को। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर पर भूत सवार होना, सही अर्थ हमें बताना है कि सिर पर यदि भूत सवार हो जाएगा तो उसके लिए सही क्या कौन सा अर्थ बनेगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए एक शब्द बनेगा घून सवार होना। कैसा बनेगा दोस्तों? घून सवार होना। अब देखिए कान देना, कोई व्यक्ति होता है ना कि कान देता है, तो कान देना यदि मुहावरे का अर्थ निकालेंगे उसका मतलब होता है कि ध्यान देना। क्या बनेगा दोस्तों? ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए धोबी का कुत्ता ना घर का है ना घाट का है। इस कहावत में हमें सही अर्थ बताना है कि यदि धोबी का कुत्ता है, ना घर का रहेगा ना घाट करेगा, उसका मतलब होगा कि उसका कहीं ठिकाना नहीं है, ना कहीं तौर है ना उसका कोई ठिकाना है। ठीक है, अब देखिए धाल बात में हमें बताना है कि इसमें कहावत का अर्थ क्या बनेगा धाल बात में। तो ध्यान रखिएगा, बिना मतलब का दखल देना, बिना बात का कोई दखल देता है उसको हम लोग दाल भात में मुसल चंद का कहावत हम लोग बोलते हैं। अब देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत आप लोग तो सुने ही होंगे, ये बहुत फेमस डायलॉग है। कहीं कहीं आपको फिल्मी में ये डायलॉग आपको देखने को मिलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये डायलॉग जरूर सुनेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि अपराधी जो है वो खुद है। स्वतः का मतलब होता है क्या है दोस्तों? स्वतः का मतलब होता है खुद, स्वयं। ठीक है, अपराधी स्वयं आकांक्षित रहता है, क्या बनता है? वो खुद चिंतित रहता है। ठीक है, अब देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी कहावत आप लोग सुनेंगे कि घर की मुर्गी है वो दाल बराबर की होती है। तो इसका हमें सही अर्थ बताना है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपने आदमी को काम आंकना। अपने आदमी को यदि कोई व्यक्ति कम आंकता है तो उसके लिए क्या बनेगा? घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, अब देखिए दूल का जला मट्ठा फूक फूक कर पानी पीता है। तो इसके लिए हमें एक शब्द बनाना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि इसके लिए एक शब्द बनेगा, वो हो जाएगा खूब सोच कर काम करता है। कोई व्यक्ति होता है ना खूब सोच कर काम करता है या धीरे धीरे काम करता है, उसका मतलब होता है कि दूल का जला मट्ठा फूक फूक कर पीता है। ठीक है, अब देखिए भैंस के आगे बीन बजाना, ये तो बहुत अच्छा है बाबू, ये तो आप लोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भैंस के आगे कोई व्यक्ति बीन बजा रहा है, भैंस लगे पगुराए। इस कहावत का यदि हमें सही अर्थ पहचाना होगा तो इसका मतलब बनेगा कि मूर्ख के सामने गुण का वर्णन करना। कोई होता है ना कोई फेंकते रहता है तो मूर्ख के सामने, इसका मुहावरा यही बनेगा। ठीक है, अब देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी कहावत हम लोग बहुत सुनेंगे। देखिए इसलिए हम इसको घेरा भी मारे हुए हैं 45 नंबर कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा का जो कहावत का जो अर्थ बनेगा वो हो जाएगा अपना ऐब छोड़ दूसरे का ऐब देखना। अपना गुण छोड़कर दूसरे का गुण जो देखता है ना उसको हम लोग कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब देखिए किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसके लिए हमारा एक शब्द बनेगा विशेष बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए विदित का में विभ्राता शब्द हमें बताना है कि विदित का जो विभ्राता शब्द बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वो आसित बनेगा। वो क्या बनेगा दोस्तों? वो आसित बनेगा। अब देखिए उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आया है कि उ प्लस उ से कौन सा उच्चारण स्थान बनेगा, यानी कि उ प्लस उ है उसका उच्चारण स्थान वो कैसा है? तो ध्यान रखिएगा वो दांत है। कैसा बनेगा दोस्तों? वो दांत है। अब देखिए अब संधि विच्छेद है कि संधि विच्छेद हमको बताना है कि यशोधरा का हमें कौन सा संधि विच्छेद बनेगा, यानी कि हमें यशोधरा में कौन सा संधि विच्छेद बनेगा। तो ध्यान रखिएगा यशो प्लस धरा से हमारा क्या बनता है? तो यशोधरा बनता है। ठीक है दोस्तों, अब चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? ध्यान रखिएगा चतुर्भुज में हमेशा द्विगु समास होगा, क्योंकि चतुर्भुज जो है वो 4 भुजा से बनता है और 4 जिसमें आ जाता है 4 का मतलब होता है दोस्तों वो संख्या होता है। 4 का मतलब होता है संख्या, और जिसमें संख्या आता है उसको हम लोग कौन सा समास बोलते हैं? तो वो द्विगु समास बोलते हैं। अब मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थे? हम सभी जानते हैं कि मंगू के अलावा माँ की 2 संतानें थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अज्ञा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? अब हमें अज्ञा के बारे में बताना है कि अज्ञा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए दिनकर को, अब दिनकर के बारे में बताना है कि दिनकर को ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार मिला था वो किसके द्वारा मिला गया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, उसको उन्हें उवर्सी के लिए ज्ञानपीठ का उनको क्या मिला था दोस्तों? उन्हें पुरस्कार मिला गया था। अब देखिए नौबत खाने में इबादत जो है वो कौन सी विद्या है? तो ध्यान रखिएगा नौबत खाने में वो विद्या निबंध है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे दोस्तों? ध्यान रखिएगा वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए सीता जो है अपने बेटों को कितने रुपए के लिए महामारी खर्चे देने का निर्णय लिया था दोस्तों। तो सीता जो है अपने बेटों को 50 रुपये देने का महामारी खर्चा देने का निर्णय लिया था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए उत्तर भारत में नागरी लिपि जो है लेख कब से मिलने लगते थे, तो ध्यान रखिए दोस्तों वो जो है वो 4वीं सदी से वो मिलने लगते थे। ठीक है। अब देखिए बहादुर पर है ना चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। बहादुर पर जो है वो चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, कितने रुपए का, तो 11 रुपये का। ठीक है। अब देखिए भारत माता कविता में भारत का जो है वो कैसा चित्रित है, तो ध्यान रखिए वो यथा तत्व है। कैसा है दोस्तों, वो यथा तत्व है। ठीक है। अब देखिए जातीय अहिंसा की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा वो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों प्रकार से है। ठीक है। अब प्रत्यय जो है, प्रत्यय का संधि विच्छेद कैसा बनेगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा प्रत्यय का जो संधि विच्छेद बनेगा वो कैसा बनेगा, तो प्रति प्लस अय बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए देवस का सही संधि विच्छेद हमको निकालना है कि देवस का है वो सही में संधि विच्छेद कैसा बनेगा, तो वो देव प्लस इस बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, वो देव प्लस इस बनेगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अतयुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ध्यान रखिए दोस्तों अतयुक्त में हमारा ई प्लस उ से संधि हुई है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कोई नया काम नहीं है, हमें इस सर्वनाम का उदाहरण बताना है कि यह जो सर्वनाम का उदाहरण होगा वो कौन से वाक्य बनेगा, निजवाचक बनेगा, संबंधवाचक बनेगा, या प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक। तो ध्यान रखिएगा यह कोई नया काम नहीं है, इसमें कोई निश्चय नहीं हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन खाता है, हमें किस कारक का उदाहरण होगा, तो ध्यान रखिएगा मोहन खाता है, इसमें हमारा कर्ता कारक का उदाहरण बन रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हमें चादर का हमें लिंग पहचाना है कि ये स्त्रीलिंग हो गया पुल्लिंग होगा, तो ध्यान रखिएगा चादर जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए च का उच्चारण स्थान बताना है कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों च का जो उच्चारण स्थान बनेगा वो मेरा तालु बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, वो मेरा तालु बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है अ ई उ और ली ये कौन से स्वर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो स्वर होते हैं वो हर्ष स्वर होते हैं। कौन सा स्वर होते हैं दोस्तों, तो ये हर्ष स्वर होते हैं। ठीक है। और देखिए एक बात और फिर हम आपको बोलेंगे, यदि आप उच्चारण स्थान हो गया, लिंग हो गया, शुद्ध शब्द हो गया, यदि आप ये सब कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका कंफर्म है कि आपका 10 नंबर मार्क्स इससे आपसे छूट जाएगा, इसलिए आप लोग इसको कंप्लीट जरूर कीजिए। 10 नंबर तो आपको ये आपको दे देगा, फिर 5 नंबर आपको लेखक का नाम दे देगा, फिर आपको कुछ बुक का क्वेश्चन आ जाएगा। कंफर्म है कि इससे आप कंफर्म है कि आप 40 प्लस ही आप लेके आएंगे। ठीक है। ये टोटल पूरा मैराथन सीरीज क्लास लेके आए थे आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा से जा सके। आप सिर्फ इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है हिंदी का। ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा, हम उस कमेंट को उसका आपको डाउट हम बहुत जल्दी क्लियर करेंगे, क्योंकि आप लोग का लक्ष्य ही हमारा है कि आपको अच्छा मैट्रिक से अच्छा नंबर हम पास करवा सकें। ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, देखिए, वॉच कीजिए और अपना मैट्रिक में ज़्यादा नंबर से नंबर कंप्लीट कीजिए। और यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइएगा, फिर हम अगले सीरीज में अगले सीरीज में फिर से हम साइंस का और सोशल साइंस का फिर से हम मैराथन सीरीज लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों। इस सीरीज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी कुछ मार्क्स आपको लेके आएँ। ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।